हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारी करंट अफेयर के सेशन की चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस करंट अफेयर के डाल चुके हैं और 5-5 करंट अफेयर्स का दोस्तों हमारा ये जो सेशन है डेली को 5-5 क्वेश्चन पर बेस्ड है और हम करंट अफेयर्स में केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं जो बेसिकली अभी ज्यादातर ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस या आज के करंट अफेयर्स की क्लासेस के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में लिम्का बुक, कौन सी बुक फ्रेंड्स? लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस राज्य का नाम दर्ज किया गया है? तो दोस्तों, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिसेंटली जो राज्य है जिसका नाम दर्ज किया गया है, ये राज्य है मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसमें मध्य प्रदेश का नाम किस लिए दर्ज किया गया, मैं एक बार आपको फ्रेंड्स एग्जैक्टली बता देता हूं। आप थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट करके नोट करके जरूर लिख लीजिएगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के 51 जिलों के 5,48,000 विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी की पुस्तकें, जैसा कि आपको पता है, एक हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो महात्मा गांधी की पुस्तकें हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग का 25 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक की अवधि में एक विषय का अनेक स्थानों पर सर्वाधिक बार सामूहिक वाचन करने का कीर्तिमान दर्ज किया गया है दोस्तों। इसलिए मध्य प्रदेश का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके जो डिटेल मैंने बताया वो नोट करके लिख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सी और अवेयरनेस हो जाएगी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल आप सभी को पता है क्या है, तो भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के सीएम है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई पटेल। ये जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के गवर्नर है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ऑफलाइन बैचेस में मध्य प्रदेश का संपूर्ण जीके ही पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर इसकी संपूर्ण जीके पढ़ना चाहे तो ऑफलाइन बैचेस हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अच्छा, ये नाम लिखा गया दोस्तों, तो रामचंद्र पौडेला, ये दोस्तों नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो नेपाल के राष्ट्रपति थे ये थे पुष्पकमल प्रचंड और अभी विद्या देवी भंडारी, और अभी रिसेंटली जो है नेपाल के राष्ट्रपति चेंज हुए हैं और ये कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेला। इससे पहले दोस्तों विद्या देवी भंडारी जी भी नेपाल की राष्ट्रपति थी, अभी रामचंद्र पौडेला जी जो है ये नेपाल के क्या बनाए गए हैं? राष्ट्रपति। अब दोस्तों, ये नेपाल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो नेपाल के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये भी दोस्तों अभी नए बने हैं, पुष्पकमल प्रचंड। ये कौन है? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। और नेपाल के नए राष्ट्रपति तो आपने देख लिया, रामचंद्र पौडेला। अच्छा दोस्तों, नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? तो नेपाल में भारत के राजदूत है नवीन श्रीवास्तव। कौन दोस्तों? नवीन श्रीवास्तव, ये नेपाल में भारत के राजदूत है। इसके अलावा नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये है वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के एक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। क्या दोस्तों? नेपाली रुपया। इसके अलावा नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेपाल की संसद को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। ये नेपाल की संसद कहलाती है। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायत। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखें नेपाल में, तो नेपाल के काठमांडू में आप लोगों को पता है वर्ल्ड फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है? तो महाकाली नदी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको नेपाल से ये ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो रामचंद्र पौडेला। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कुछ आपको नेपाल से सामान्य जानकारियां ध्यान रखनी है। चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? युद्ध अभ्यास। तो जो भारत और नेपाल के बीच में युद्ध अभ्यास होता है ये होता है सूर्य किरण। कौन सा फ्रेंड्स? सूर्य किरण। तो ये थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोस्तों? तो सूर्य किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, इसको हम दोस्तों यूएन के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार
महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा बना है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश बना है अफगानिस्तान। अभी ये रिसेंटली काफी चर्चा में था अफगानिस्तान। आप लोगों को पता होगा यहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी या गणतंत्रात्मक सरकार थी, इसको गिरा करके तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पर अनैतिक रूप से कब्जा जमाए रखा है, कब्जा कर लिया है। और अफगानिस्तान में बहुत सारी महिला विरोधी नीतियों के चलने के तहत यूएन ने इसे दुनिया का सर्वाधिक महिला दमनकारी देश घोषित किया है। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको अफगानिस्तान का नाम ध्यान रखना है और यूएन के द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो यूएन जो है इसका हिंदी में संयुक्त राष्ट्र, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन। दोस्तों यूएन के बारे में अगर आपको मैं सामान्य जानकारी बता दूं तो यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन की स्थापना हुई थी। यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर अमेरिका में जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। यूएनओ के महासचिव कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो गुतेरेस, ये पुर्तगाल के निवासी हैं और यूएनओ के 10वें नंबर के महासचिव हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को क्यों हुई थी, तो दोस्तों यूएनओ की स्थापना दुनिया में वैश्विक स्तर पर शांति को स्थापित करने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद में 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। आप लोगों को पता हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर के 1945 तक चला था और इसके ठीक बाद में 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और अगर दोस्तों आपसे कभी पूछ ले कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने जो है यूएन की सदस्यता ग्रहण की थी। और दोस्तों यूएन के बारे में सामान्य जानकारी कुछ पूछ ली जाती है, जैसे कि यूएनओ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी? तो अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों यूएनओ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। इसके 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य है। भारत इसका जो है दोस्तों एक अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और जो स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों वो तो स्थायी होते हैं, तो उनका कार्यकाल जो है फिक्स होता है। एक्चुअली फिक्स नहीं होता है, वो स्थायी होते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दमनकारी, महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश माना गया है। तो दोस्तों हम अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों तो मैं थोड़ा सा आपको अफगानिस्तान के बारे में यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि अफगानिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी हो गई काबुल। इसके अलावा अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो हिब्बतुल्ला अखुंजदा, ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान के अभी दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है मुल्ला अखुंद। कौन दोस्तों? मुल्ला अखुंद, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? तो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत है रुद्रेंद्र टंडन। कौन दोस्तों? रुद्रेंद्र टंडन, ये क्या है? तो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत है दोस्तों। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो संसद है ये क्या कहलाती है? तो अफगानिस्तान की संसद कहलाती है शोरा। और अफगानिस्तान की दोस्तों मुद्रा या करेंसी अगर आपसे पूछ ले तो अफगान या अफगानी, ये क्या है? अफगानिस्तान की करेंसी। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया था तो भारतीय नागरिकों को वापस बुलाने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा ऑपरेशन दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति। ये भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता है। और यूक्रेन की जो हेल्प है इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा, कौन सा दोस्तों? ऑपरेशन गंगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूक्रेन के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा। ये यूक्रेन की हेल्प के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। और इसी के साथ दोस्तों अभी आपको ध्यान रखना है तुर्की और ईरान में भी भूकंप आया है और भारत सरकार द्वारा तुर्की और ईरान की हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए इसके अलावा दोस्तों आपको अफगानिस्तान से एक चीज और ध्यान रखना है, एक पर्वत बहुत पूछ लिया जाता है जो अफगानिस्तान में स्थित है। इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? हिंदू कुश पर्वत। कहाँ पे स्थित है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। एक्चुअली में अभी तकरीबन 2 साल पहले
एक्चुअल में अफगानिस्तान में भूकंप आया था, तो भूकंप का केंद्र जो था ये हिंदू कुश पर्वत था, तो थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में 2 डैम का निर्माण कराया था। एक सैतुत बांध या सलमा डैम करके था, और एक ललंदर डैम करके था या ललंदर बांध करके था। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में कराया गया था। सैतुत बांध और ललंदर डैम का एक अन्य नाम मैत्री बांध करके भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो भारत सरकार द्वारा अफगानिस्तान में निर्माण करवाया गया था। तो थोड़ा सा आपको अफगानिस्तान के बारे में दोस्तों इतना ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? कौन सा दोस्तों? आरोग्य महिला। तो दोस्तों जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है आरोग्य महिला, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया है तेलंगाना द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने आरोग्य महिला एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और जैसे कि प्रश्न से स्पष्ट देखने मिलता है कि किनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है दोस्तों, तो महिलाओं की हेल्थ से, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड ये कार्यक्रम है जो तेलंगाना में शुरू किया गया है। अब दोस्तों ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो थोड़ी सी तेलंगाना की हमारे पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मैं ओरली बोल देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। तेलंगाना की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की जो गवर्नर है ये है तमिलिसई सुंदरराजन। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो तेलंगाना की गवर्नर है तमिलिसई सुंदरराजन जी, इनके पास में पुडुचेरी का भी एडिशनल चार्ज है। अभी दोस्तों तेलंगाना की जो तेलंगाना राष्ट्रीय पार्टी थी, इसको भारत राष्ट्र पार्टी कर दिया गया है, या तेलंगाना राष्ट्र पार्टी का नाम बदल करके आप ये कह सकते हैं कि भारत राष्ट्रीय पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय दल कर दिया गया है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, कुछ दिन पहले ही निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तेलंगाना में हैदराबाद में भारत का पहला गोल्डन एटीएम स्थापित किया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। बेगमपेट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, जिसे आईपीएस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये हैदराबाद में स्थित है। निजामुल मुल्क करके दोस्तों शासक था, जिसे हैदराबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद ये भारत के जुड़वा शहर के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा माइंस जो हीरे के लिए फेमस है, कुतुबशाही शासकों ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, ये भी कहां पे स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली दोस्तों अभी हैदराबाद ने प्रत्येक वर्ष अपने राज्य में समता कुंभ मनाने की घोषणा की है, और ये समता कुंभ जो है प्रसिद्ध वैष्णव संत श्रीनिवास रामानुजाचार्य की स्मृति में मनाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, इसका निर्माण भी हैदराबाद में किया गया है, जो प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। एक्चुअल में स्टैच्यू से 4-5 जो अभी रिसेंटली के जो फैक्ट्स हैं मैं दोस्तों बता देता हूं। एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है जो हैदराबाद में स्थापित की गई है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। एक स्टैच्यू ऑफ पीस है दोस्तों, जो राजस्थान के पाली में स्थापित की गई है, ये शहीदों के सम्मान में स्थापित हुई है। एक स्टैच्यू ऑफ वननेस है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर खंडवा में स्थापित की गई है शंकराचार्य जी की स्मृति में। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो गुजरात में स्थापित की गई है केवड़िया ग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में। और एक स्टैच्यू ऑफ पीस म्यूरल करके है दोस्तों, ये केरल में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ स्टैच्यू से रिलेटेड 5 चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों कानूनोत्सव, बोनालू उत्सव, बथुकंबा उत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। इसके अलावा काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहां पे स्थित है आपका? तो तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों और अभी जो तेलंगाना है इसके दोस्तों एक तंदूर लाल चना, दोस्तों तंदूर लाल चने का जो है तेलंगाना को क्या दिया गया है? रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडेक्स या जीआई टैग जो है तेलंगाना को दिया गया तंदूर लाल चने का। राष्ट्रीय भाषा दोस्तों यहाँ पर तेलुगु ही बोली जाती है। चलिए दोस्तों इतना भी आपको तेलंगाना के बारे में ध्यान रखना है, फिर तेलंगाना आएगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन था किस राज्य ने स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? अच्छा दोस्तों ये आरोग्य महिला कार्यक्रम है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जो तेलंगाना ने शुरू किया है। तो थोड़ा सा आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है, रिसेंटली बालिका पंचायत योजना ये महिलाओं के लिए किसने शुरू की थी? तो गुजरात ने शुरू की थी। नारी को नमन योजना दोस्तों ये महिलाओं के लिए किसने शुरू की थी? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की थी। इसके अलावा नारी तू नारायणी करके भी एक योजना थी दोस्तों, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू की थी। और इसके अलावा दोस्तों एक अभी असम गवर्नमेंट ने भी स्वर्णवीर नारी योजना, दोस्तों स्वर्णवीर नारी योजना भी जो है असम में शुरू की गई थी महिलाओं के लिए। एक दोस्तों माँ योजना करके पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी, इसके तहत गरीबों को 5 रुपए में भोजन कराया जा रहा था। केरल में आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में चल रही है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में झुग्गियों के लिए बसेरा योजना शुरू की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी
आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहना योजना शुरू की गई, ये भी महिलाओं से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा ऑलरेडी चल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक दोस्तों पानी बचाओ पैसा कमाओ योजना, ये पंजाब राज्य ने शुरू की है। इसके अलावा दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल की एक योजना है, इसको स्कॉच अवार्ड मिला है। मैं एक्चुअल में एग्जैक्ट क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को दोस्तों एग्जैक्ट उसका नाम क्लिक नहीं हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। एक वेस्ट बंगाल की योजना है, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसको स्कॉच अवार्ड भी मिला है। तो मैं दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में जब भी दोस्तों अभी महिलाओं से रिलेटेड आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा दोस्तों आपको महिलाओं से रिलेटेड और कुछ अन्य योजनाएं ध्यान रखना है। ऐसी दोस्तों आपको एजुकेशन प्लान से रिलेटेड भी 2 योजनाएं बेसिकली ध्यान रखना है। एक तो अभ्युदय योजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए। और एक दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जय भीम योजना चलाई जा रही है दोस्तों, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ योजनाओं से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं दोस्तों। हाल ही में कहा भिखारी मुक्त शहर पहल शुरू की गई है। तो दोस्तों भारत का एक शहर है जिसने भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत की है, और यह शहर है दोस्तों नागपुर। कौन सा शहर है दोस्तों? नागपुर, जिसने भिखारी मुक्त शहर की पहल की है। एक्चुअली में दोस्तों नागपुर नगर निगम द्वारा इस शहर के जितने भी भिखारी होंगे इन सभी को शेल्टर हाउस में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे भिखारियों की संख्या नागपुर में कम हो सके या नागपुर भिखारियों से मुक्त हो सके। तो इन सभी को कहां पर शिफ्ट किया जाएगा? नागपुर निगम द्वारा दोस्तों। तो शेल्टर हाउस में इन लोग को शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, नागपुर की बात है तो नागपुर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहां पे स्थापित किया गया? तो नागपुर में स्थापित किया गया दोस्तों। नागपुर में भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में स्थित है। केंद्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की जो पुरानी कैपिटल थी सीताबर्डी, ये भी कहां पे थी? तो नागपुर में। एक्चुअली में नागपुर की सीताबर्डी में ही पहला झंडा फहराया गया था। और इसके अलावा दोस्तों आपको नागपुर से ध्यान रखना है, रिसेंटली नागपुर मेट्रो ने डबल डेकर मेट्रो का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज किया था। तो थोड़ा सा दोस्तों आपको ये नागपुर से ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों ये कुछ आज हमारे करंट अफेयर्स के फैक्ट थे। फिर हम कल नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ में। और हाँ दोस्तों आप लोगों के ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो ऑस्कर अवार्ड को लेकर के मैं इंडिविजुअली एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें अगर ऑस्कर अवार्ड को इंक्लूड करूंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ऑस्कर अवार्ड में मैं पहले देख लूंगा कि उसमें आपके लिए काम का डेटा कितना है, और उस डेटा पर बेस्ड में एक अलग ही आपके लिए ऑस्कर का वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिनों में। और आप लोग दोस्तों 15 मार्च से आप लोगों के पटवारी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आज 13 तारीख हो चुकी है दोस्तों। लगभग जिन कैंडिडेट्स का 15 तारीख को पटवारी का एग्जाम है कल वो निकल भी जाएंगे। तो नॉलेज पॉइंट की संपूर्ण टीम की तरफ से ऐसे विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों 7000 795 141 इस नंबर पर दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।